क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज जो NCERT क्लास साइंस 10th का हम लोग 13 नंबर चैप्टर देखेंगे। पर्यावरण और पायतंत्र किसे कहते हैं, ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, इसके अलावा खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, इसको हम बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, इस चैप्टर को देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th NCERT का 13वां और लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में हमें इसमें देखना है कि पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, जो है खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, और इसके अलावा जो है और इन्वायरमेंट से चीज़ें जुड़ी होती हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः आप किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार जो है अन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो पर्यावरण मानव पर क्या प्रभाव डालता है और मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पारितंत्र। इसको कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। इसके संगठक क्या होते हैं, तो जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में दो तरह के संगठक होते हैं, एक होते हैं जैव, एक होते हैं अजैव। ठीक है, तो याद रखना, जो जैव होते हैं उसमें जीवन होता है, जो अजैव होते हैं उसमें जीवन नहीं होता है। तो उनमें क्या क्या चीजें मिलकर शामिल होते हैं, और एक पारितंत्र पर्यावरण का भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी पारितंत्र हो सकता है। जैसे आप लोगों का भी एक पारितंत्र होता है, एक पर्यावरण होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं और उसी सराउंडिंग आप सारा काम करते हैं। ठीक है, आप उनसे प्रभावित भी होते हैं, आप उनसे अच्छा व्यवहार भी करते हैं, आपके साथ उनका व्यवहार बुरा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो पर्यावरण या पारितंत्र जो है, इससे संगठक क्या होते हैं, इसके घटक क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो जो है गलत हो जाता है, क्योंकि हम बेसिक चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो लिखा हुआ है सभी जीव, जैसे कि पौधे हों, जंतु हों, सूक्ष्म जीव हो, मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, एक तरफ भौतिक कारक है, एक तरफ सारे जीव हैं जो आपस में मिल करके जो क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और यही मिल करके किसका निर्माण करते हैं, एक जो है इकोसिस्टम या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो संतुलन बनाने के लिए जो है ये जरूरी है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो जितने जीव हैं और जितने अजीव हैं उन सब मिलकर के, जिसे हम कहते हैं जीव और निर्जीव कहते हैं, वही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीव के जैव घटक अथवा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक भी उसमें होते हैं। क्या होते हैं, तो तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक होते हैं। यही सबको हम भौतिक कारक भी कहते हैं, जो मिलकर के पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। सभी जीव इनसे प्रभावित होते हैं। जैसे आजकल ठंडी का मौसम है तो छिपकली नहीं दिखाई देती है, तो छिपकली इसका मतलब है तापमान उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तापमान कम होने की वजह से वो इस समय बाहर नहीं निकल रही है। इसी तरह से जो है अगर तापमान ज्यादा होगा तो बहुत सारे जीव नहीं निकलते हैं। जैसे सांप आजकल जो है आप कम दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि जो है तापमान ज्यादा कम होने की वजह से वो बिल में ही रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण पर प्रभाव तापमान का, वर्षा का, वायु का, मृदा का, खनिज का, सबका पड़ता है। इसीलिए हमें जो पारितंत्र में हमें सबको बना के रखने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी पारितंत्र में वर्षा कम हो रही हो, वहां पर जो है मृदा अच्छी ना हो, प्रदूषित हो जाए, खनिज ना पाए जाए, तो इसका मतलब है कि पारितंत्र अच्छा नहीं माना जाएगा या वो प्रदूषित हो जाता है। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक मेढक, तो मेढक जो है या जो है खाना कहाँ से प्राप्त करता है, एक कीट से प्राप्त करता है। वो कीट को खाता है, कीट क्या करता है, वो घास को खाता है। तो इसका मतलब है सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तथा इनकी वृद्धि
जनन और अन्य क्रियाकलाप पाचन तंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। वही मैंने आपको बताया, एक जीव अगर विकास करना है तो उसे अजैविक घटकों पर निर्भर होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो विकास नहीं कर सकता है। अतः यह बगीचा एक पाचतंत्र है। वन, तालाब, झील पाचतंत्र के अन्य प्रकार होते हैं। तो पाचतंत्र बहुत प्रकार का होता है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि पाचतंत्र कई प्रकार का होता है। पाचतंत्र वायुमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है, जैव मंडल भी होता है। ठीक है, सब मिल करके पाचतंत्र का निर्माण करते हैं। तो वन, तालाब, झील, पर्वत, पठार, मरुस्थल सब क्या होते हैं, एक पाचतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। आगे लिखा है ये प्राकृतिक पाचतंत्र है, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित कृत्रिम पाचतंत्र होते हैं। याद रखना, जो पाचतंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। तो एक धान का खेत अगर है तो क्या माना जाएगा, धान का खेत एक कृत्रिम जो है पाचतंत्र का उदाहरण है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है कि धान का खेत कैसा पाचतंत्र है। लेकिन एक अगर हम बात करें वन का, एक तालाब का, या हम मरुस्थल की बात करें तो प्राकृतिक पाचतंत्र है। समुद्र भी एक प्राकृतिक पाचतंत्र है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए इनको हमें समझने की जरूरत है। नहीं से यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो जितने जीव हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक आपका है उत्पादक होते हैं, एक होते हैं उपभोक्ता होते हैं, और एक आपको होते हैं अपघटक होते हैं। तो तीनों के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, जिनको आगे हमें समझना है। आगे लिखा है, आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह पाचतंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों जैसे कि शर्करा, चीनी और मड का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हरे पौधे। सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, जिसे हम उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक उसे कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या मानव उत्पादक है। तो आप जो अपने रसोई घर में खाना बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में रसोई घर में खाना बनाते हो और आप उत्पादक कहलाओगे। नहीं, उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है। अब मानव अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो निर्भर होता है। वो चीज़ों का इकट्ठा करके खाना रसोई घर में पका लेना, ये जो है इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो उत्पादक उसी कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो उसमें सारे पौधे आते हैं और नीलहरित शैवाल, एल्गी आता है। ठीक है, अब दुनिया में सबसे अधिक अगर वो ऑक्सीजन की उत्पत्ति कोई करता है तो नीलहरित शैवाल ही करते हैं। और पृथ्वी पर सबसे पहले नीलहरित शैवालों ने ही जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक में हमें अभी आपको क्या बताया, कौन आते हैं, तो उसमें आते हैं पौधे और नीलहरित शैवाल। तो जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो सब जो है उत्पादक अर्थात हरे पौधों और नीलहरित शैवाल पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घरों में, जैसे मानो एक सर्वाहारी है तो मानो मांस भी खाता है और मानो शाकाहारी भी है, तो घास भी खाता है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ घरों में साग बनता है वो क्या है, वो एक तरह का उत्पादक है। और जो हमारे यहाँ गेहूं चावल भी उत्पादक में आता है। लेकिन अगर हम मांस खाते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है अन्य जीव पर निर्भर है। तो मानव भी निर्भर है किस पर, उत्पादकों पर और उपभोक्ताओं पर निर्भर है। ठीक है, आगे हम और इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे तो और समझ में आपको आएगा मैप के माध्यम से। आगे लिखा है ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया। तो उपभोक्ता जो है कई प्रकार के होते हैं। कुछ उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे एक बकरी, तो बकरी शाकाहारी है, वो क्या करती है, वो उत्पादकों पर निर्भर घास खाती है। मांसाहारी में शेर आता है, शेर किसको खाता है, केवल शाकाहारियों को खाता है। एक आपका सर्वाहारी होते हैं जो सबको खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सबको रखते हैं। और मानव किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। कुत्ता किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। क्यों, क्योंकि ये सब पे डिपेंड है। शाकाहारी को भी खाते हैं, मांसाहारियों को भी खा जाते हैं और उत्पादकों को भी खाते हैं। तो जो सबको खा जाए उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। परजीवी किसे कहते हैं, तो परजीवी वो होते हैं जो आपका कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो दूसरे जो है अन्य जीवों को सड़ा गला देते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। इन्हीं को हम जो है
पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, लिखा है क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या उदाहरण है हम लोग देखते हैं। लिखा है आपका, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां और पौधे इसमें मर भी जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, मतलब उसे सड़ा गला करके खत्म कर देते हैं। तो जीव कोई मर जाता है, उसे जीवाणु और कवक क्या करते हैं? सड़ा गला करके नष्ट कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कई बार आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं। तो वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं? अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम केयरफुली तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो हमें जो है उसमें हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, उसके आंसर मिलते हैं। और जितनी बार हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं उतनी बार हमें नया चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो याद रखना, जीवाणु और कवक होते हैं, जब वो किसी जीव को सड़ा गला देते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वह फिर मिट्टी से मिल करके वो जो है पुनः पौधों को जल के माध्यम से मिल जाते हैं। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं और पौधों में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाएगी अगर ऐसे जीव उसमें नहीं होंगे जो सड़ा गला करके चीज़ों को नहीं मिलाते हैं। तो इसका मतलब मिट्टी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी और प्रदूषित हो जाएगी, उसमें उपजाऊपन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए पायतंत्र में सब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है एक क्रम होता है। ठीक है, और जाल क्या होता है आगे बताऊंगा। तो पहले खाद्य श्रृंखला को हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ जो मैप बना हुआ है इसके बाद हम जो है इसको जब व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो और समझ में आपको आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग वो बनाए गए हैं, अलग अलग पारितंत्र हैं। आप देख सकते हैं एक पारितंत्र है आपका जो ए नंबर पारितंत्र है, ये आपका वन है। बी नंबर पारितंत्र क्या है? ये आपका घास है। और सी नंबर पारितंत्र एक झाड़ी है। ठीक है, एक जो है जलीय पारितंत्र कह सकते हैं, जलीय पारितंत्र है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पहला आपका जो वन पारितंत्र है उसमें जो है जो आपका हिरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आपका है शाकाहारी। ठीक है, और जो आपका ये जन वन है ये आपका है उत्पादक। ठीक है, ये क्या है आपका? उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इसको कौन खाता है? तो शाकाहारी हिरण खाता है। ठीक है, अब हिरण जो है किस पे निर्भर है? इन जो है उत्पादकों पर निर्भर है। और आपका हिरण पर कौन निर्भर है? बाघ निर्भर है। तो बाघ किसको खाएगा? हिरण को खाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या निर्भर है? तो एक श्रृंखला बन रही है, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। फूड जो है आपका चैन बन रहा है ये। तो एक दूसरे पर सब जो निर्भर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसी को अगर हम जो है घास के मैदान में अगर जाके देखते हैं तो सबसे पहले घास जो है ये आपका क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। तो घास एक उत्पादक हो गया। इसको खाता है आपका एक टिड्डा। तो टिड्डा क्या हो गया? टिड्डा जो है आपका एक सर्वाहारी हो गया। टिड्डे को खाया किसने? मेढक ने। मेढक को खाया किसने? सांप ने। और सांप को किसने खाया? एक बाज ने, गिद्ध ने खाया। इसका मतलब है ये भी एक फूड चैन है, सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं। ठीक है, अब हम जलीय क्षेत्र में आते हैं या हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं तो एक बिच्छू है। ठीक है, वो जो है छोटे छोटे जो वहाँ कीटाणु खाती है। अब उसको कौन खाया? मछली ने। मछली को कौन खाया? एक बगुले ने खाया। तो ये भी फूड चैन है। तो अलग अलग पारितंत्र का फूड चैन यहाँ पे दिया गया है, उसी चीज़ को यह बताया गया है। चाहे आपका वो वन का हो, चाहे आपका वो घास का मैदान का हो, और चाहे वो एक तालाब का हो, सबका पारितंत्र ऐसे होता है और सबके फूड चैन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं तो लिखा हुआ भी है कि क्रियाकलाप जो है 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई है जो एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे का भोजन निर्भर है, एक दूसरे को खाते हैं तो उनको आहार कहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है, जैसा मैंने अभी आपको व्याख्या किया है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं। तो जो आपका ये होते हैं उत्पादक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रथम पोषी कहते हैं। तथा सौर ऊर्जा
का स्थिरीकरण करके वह उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये घास का मैदान क्या है, उपभोक्ताओं के लिए अब उपलब्ध है। तो जितने ऊपर के हैं सब उपभोक्ता कहलाते हैं। इनमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सब होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी तथा जो है अथवा तृतीय उपभोक्ता अर्थात चौथी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, अलग अलग सब निर्भर हैं और सब एक एक अलग अलग स्तर का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत जो है का कार्य कौन करता है, भोजन करता है। तो जो आपका ये टिड्डा, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब वो घास खाएगा तब। और मेढक को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जब वो टिड्डा को खाएगा। ठीक है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्यों क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है किधर की ओर, एक दिशा की ओर। कभी ऊर्जा का प्रवाह वापस लौट के नहीं आता, इसलिए कहते हैं पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो है, या देखने, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि जो है मेढक जो है मेढक को टिड्डा खा ले, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेढक को टिड्डा खाएगा तो ऊर्जा इधर की ओर आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा इसको मिलेगा टिड्डे को। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। तो याद रखना, घास कभी टिड्डे को नहीं खाएगी, टिड्डा घास को खाएगा। इसीलिए घास से ऊर्जा किसको मिला, टिड्डे को। टिड्डा से ऊर्जा किसको मिला, मेढक को। मेढक से ऊर्जा किसको मिला, सांप को। सांप से किसको मिला, गिद्ध को मिला। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है ये क्या कहते हैं, मेढक सांप को खा ले तो ऊर्जा जो है ऐसे वापस आ जाए। इसलिए ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में जाती है पर्यावरण में, ये बात याद रखना। इसलिए ऊर्जा का एक ही दिशा इसमें माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसी के बारे में, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक का ऊर्जा प्रवाह होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी, इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी और फिर अपघटकों तक जाती है। तो जो यह टिड्डा है, मेढक है, आपका जो ये बिच्छू है, ये सब विषम पोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषम पोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, इन सबको हमें अच्छे से याद रखना है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने देखा है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो उससे पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा कुछ जाती है, तो उसी को हम 10% ऊर्जा जाती है, तो इसलिए इसको 10% का नियम भी कहते हैं। आगे बताया गया है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि आपका एक स्थलीय पायतंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1% ऊर्जा जो है जाती है किससे, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता में। ऐसे तो एक ही दिशा में ऊर्जा जाएगी, कभी वापस ऊर्जा नहीं आती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हमेशा ऊर्जा 10% ही जाती है, ऐसा नियम बनाया गया है। तो 10% का नियम इसीलिए उसको कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसी को हम पोषी स्तर कहते हैं। तो उत्पादक में सारे हरे पौधे और निर्हरित शैवाल आते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। और उपभोक्ता 3 होते हैं। प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी किस पर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर। द्वितीय में आपका मांसाहारी, इसमें केवल मांसाहारी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रथम उपभोक्ता में केवल शाकाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में केवल मांसाहारी होते हैं जो इस पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसी तरह जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो जो है शाकाहारियों को, मांसाहारियों को और सर्व उत्पादकों सबको खा जाते हैं। तो इसमें हम मानव को रखते हैं। तृतीय वाले में किसको रखते हैं, मानव। तो मानव जो है मांसाहारियों को खा जाता है, वो शाकाहारियों को भी खा जाता है और उत्पादकों को भी खा जाता है, इसलिए उसको हम तृतीय उपभोक्ता मानते हैं। किसको, मानव को मानते हैं। इसमें हम कुत्ते को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे व्याख्या की गई है, लिखा है जब हरे पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ये बिल्कुल सही है। कुछ मात्रा का
उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों और वृद्धि और जनन में होता है। जैसे मान लिया कोई जीव, मान लिया एक बकरी है, उसने घास को खाया, तो घास को खाने के बाद कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होता है, उसके शरीर में कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। किस रूप में? पाचन में, विभिन्न जैविक क्रियाओं में, वृद्धि में और जनन में होता है। इसके अलावा कुछ और ऊर्जा होती है जिससे वो चलती है, दौड़ती है, भागती है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हिरन अगर है, हिरन ने घास खाया तो उससे केवल 10% ऊर्जा उसको मिली। अब 10% से जब ये आपका जो बाघ ने हिरन को खाया तो उसको केवल 10% ही ऊर्जा मिलेगी। तो 10% का नियम इसी को कहते हैं, इसी को हम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से आगे लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो केवल 10% ही ऊपर जाता है, इसलिए इसको हम 10% का नियम कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की ही होती है। ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। ये बताई जा रही है कि जो उपभोक्ता के अगले स्तर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, ज़्यादा ऊर्जा ऊपर पहुंच नहीं पाती है, इसलिए खाद्य श्रृंखला केवल 3 या 4 चरण की ही हो सकती है। ये क्वेश्चन IAS में क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार श्रृंखला कितने चरणों की हो सकती है, 3 या 4। कैसे? आप जरा इस मैप को दोबारा देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी तो बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया, इसके ऊपर बनाया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चरण, 1 2 3, यहाँ 4 चरण, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 चरण है, 1 2 3। तो याद रखना, इसको हमें हटा देना है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे तो हम 2 या 3 चरण पे, 3 या 4 चरणों तक ही जो है जो क्या बन पाता है, आहार श्रृंखला बनती है। उसके ऊपर जो है ऊर्जा कम होती चली जाएगी, इसलिए नहीं बन पाता है। इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषण स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्य निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है। जैसे अगर आप कभी जंगल में गए हों, तो जंगल में गए हों या घास के मैदान में गए होंगे, तो घासों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे अधिक क्या होते हैं? उत्पादक। इसलिए जो त्रिभुज बनाया गया है, इस त्रिभुज में आधार में सबसे नीचे किसको रखा गया है? उत्पादक को रखा गया, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर 2 नंबर पर प्रथम उपभोक्ता हैं, जो शाकाहारी हैं, उनकी संख्या मांसाहारियों से ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर फिर कौन आता है? तब मांसाहारी आते हैं, और सबसे ऊपर कौन आता है? सर्वाहारी आते हैं, उनकी संख्या कम है। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर उत्पादक कम हो जाएं और शाकाहारी ज़्यादा हो जाएं तो सारे घास को खा जाएंगे, सारे जंगल को साफ कर देंगे, तो फिर आगे कौन मर जाएगा? शाकाहारी मर जाएंगे, और जब शाकाहारी मरेंगे तो मांसाहारी भी मर जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं पर निर्भर हैं। उसी तरह से कहीं भी किसी भी जंगल में आप देखेंगे तो मांसाहारी की जीवों की संख्या कम होती है और शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर ऐसा ना हो, शाकाहारियों की संख्या कम हो जाए और मांसाहारियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो एक दिन ऐसा होगा कि सारे मांसाहारी मिलकर शाकाहारियों को खा जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में शाकाहारी भी खत्म हो गए और मांसाहारी भी मर जाएंगे भोजन के कारण। ठीक है, इसीलिए एक चैन बना हुआ है। इस चैन को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो इसी को हम पायतंत्र का जो है प्रदूषण कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस चैन को हमेशा बना होना चाहिए कि सबसे अधिक संख्या किसकी होनी चाहिए? उत्पादक की, फिर प्रथम उपभोक्ता की, फिर द्वितीय उपभोक्ता की, और फिर सर्वाहारियों की होनी चाहिए। अगर उल्टा बन जाएगा, इसमें अगर कोई भी डिस्टर्ब हुआ, किसी संख्या ऊपर नीचे हुई, तो उसमें जो है ये मामला गड़बड़ हो सकता है और पूरा पायतंत्र नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमें पर्यावरण के बारे में सब चीज़ों को अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आहार जाल किसे कहते हैं, जरा आप इस चित्र को देखिएगा तब आप अच्छे समझ सकते हैं। लिखा है, आप देख सकते हैं आहार जाल क्या होता है। तो आहार श्रृंखला मैंने बता दिया, तो आहार श्रृंखलाओं से ही आहार जाल बना होता है। आप देख सकते हैं जैसे एक जाल होता है मछली पकड़ने वाला, उस वैसे ही ये पायतंत्र में क्या बनते हैं? जो खाद्य जाल बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो आप देख सकते हैं अलग अलग पौधे हैं, इन पौधों को अलग अलग जो है शाकाहारी द्वारा खाया जा रहा है। उनको एक ही मांस शाकाहारी को
जो है अलग अलग जीवों द्वारा भी खाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को यह दिखाया गया है कि एक ही जीव को कई जीव मिलकर खा सकते हैं अलग अलग। तो एक तरह से क्या बन गया है, एक जाल बन गया है, उसी चीज को ये बताया गया है। तो जाल अलग होता है, खाद्य श्रृंखला अलग होती है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आगे लिखा है, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता से काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, देख सकते हैं ये सांप है, सांप को बाज भी खा सकता है, उल्लू भी खा सकता है। इसके अलावा जो है आपका जो सांप है वो मेढक को भी खा सकता है, चिड़िया को भी खा सकता है, चूहा को भी खा सकता है, अन्य कीड़े मकोड़े को भी खा सकता है। इसलिए जाल बनता जा रहा है। ठीक है, उसी कह रहा है दो या दो से अधिक जीवों को खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार होता है। तो स्वयं किसी को खाता है और किसी का आहार होता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध में जो है एक श्रृंखला बन जाती है। तो संकलित श्रृंखलाओं को जो है, शाखा श्रृंखलाओं को ही एक क्या कहते हैं, एक जाल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, जो चित्र में यहाँ बताया गया है। इसी चीज को हमें समझना है कि आहार श्रृंखला क्या होती है और आहार जाल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जो मैंने आपको भी बताया था ऊर्जा का प्रवाह किसे कहते हैं, उसी चीज को यहाँ मैप के माध्यम से समझाया गया है। तो लिखा भी है, एक पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख। तो याद रखना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्पादक में 100% जो है ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, अब यहां से ऊर्जा जो है, जब शाकाहारी खाते हैं तो उसमें केवल 10% ऊर्जा ऊपर जाएगी। जो शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं तो इनके पास 10% ऊर्जा जाएगी। और जो है मांसाहारियों को जो शीर्ष जो है मांसाहारी जब सर्वाहारी कहते हैं वो खाते तो उनके पास भी 10% ऊर्जा ही जाएगी। तो इसलिए इसको 10% का नियम कहा जाता है। ये आपका क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा, कभी ऊर्जा का प्रवाह वापस नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं होगा कि शाकाहारी जंतु मांसाहारियों को खा लें, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये मांसाहारी शाकाहारी को खाएंगे इसीलिए, और शाकाहारी केवल घास खाएंगे, कभी बाघ को घास खाते हुए नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जो है ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, इसे एक दिशा का ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ये सब चीजें एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, आप पेपर में देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो लिखा हुआ है, ऊर्जा प्रवाह का चित्र दिखाया, जो आपको बताया गया वही दिया है। से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, जैसे भी आपको मैंने बताया। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। क्वेश्चन कम से कम 10 बार पर्यावरण में आ चुका है। आगे लिखा है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में जो है परिवर्तित नहीं होती है, और शाकाहारियों को हस्तांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। कभी उल्टा नहीं होगा, इसीलिए वो एक ही दिशा में होता है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक हस्तांतरित होते हैं और अपने से पहले के स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का ह्रास होता चला जाएगा। उसी चीज को यह बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, खाद्य श्रृंखला का दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना भी कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हमारे, जैसे मान लिया हम कोई सेब खाते हैं तो सेब अगर कोई पेस्टिसाइड लगा हुआ है तो हमारे आहार में आ जाएगा, हमारे पेट में चला जाएगा। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण यह है कि विभिन्न फसलों को रोग और कीट जो है कीड़ों से जो है बचाने के लिए कीटनाशक और जो है रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कीटनाशक दवाएं कहते हैं। ये रसायन बहकर के मिट्टी में अथवा जल में स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से यह पदार्थों का पौधों द्वारा जल और खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है और तथा जलाशयों से या जलीय पौधों और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो याद रखना, वो जो कीटनाशक मैंने अभी बताया पेस्टिसाइड, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमको प्रभावित करते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैविक निम्नीकृत हैं, मतलब ये कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। तो जो चीज जो है जो सड़ता नहीं है, जिनमें सड़न पैदा नहीं होती है, उसे हम जैव निम्नीकृत नहीं कहते, उसे हम जैव अनिम्नीकृत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे लिखा है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है, हमेशा मनुष्य सबसे ऊपर होता है, इसलिए उसको सर्वाहारी कहते हैं। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव जो है
आवर्धन कहते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें हम जैव आवर्धन कहते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में 2 बार आ चुका है और यूपीपीसीएस में 1 बार आ चुका है। आगे लिखा है, यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीकर रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है। आगे लिखा है, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो मानव ही पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण को मानव प्रभावित करता है। तो लिखा है, हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। तो हम मानव भी क्या है, पर्यावरण का एक भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन, अगर पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो उसमें किसका प्रभाव पड़ेगा, मानव पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को लिखा है, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण के संबंधित 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, क्षरण कैसे होता है और अपशिष्ट निपटान कैसे किया जाए। जो हमारे घरों में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कैसे जो है निपटान किया जाए, कैसे उनको व्यवस्थित मैनेजमेंट किया जाए कि जिससे वो समस्या उत्पन्न ना कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन परत की। तो ओजोन परत को जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो है अल्ट्रावायलेट किरणें, हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इसी से जो है आपका ओजोन परत नष्ट होती है। याद रखना, जो पराबैंगनी किरणें होती है वो 3 होती हैं। ठीक है, उसमें आप एक होती है आपका जो है UV1A, UVB, UVC। तो सबसे अधिक नुकसान C से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, ओजोन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, O3 है कि अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के कौन सी गैस बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। और ओजोन याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस भी है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। तो ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए क्या है, जरूरी है सांस लेने के लिए, लेकिन अगर उसमें एक अणु अधिक हो जाता है तो वो जहरीली हो जाती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। तो याद रखना, ओजोन एक विषैली गैस है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या करती है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षा कैसे ओजोन परत प्रदान करती है, जरा आप इस मैप पर देख सकते हैं। जैसे चाय छाने के लिए छन्नी होती है, वैसे ये छन्नी का काम करती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर होती है और समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये है पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे जो आपका बहुत सारे जो स्किन कैंसर होते हैं वो सब नहीं होते हैं। तो लिखा है आगे, यह पराबैंगनी किरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी किरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं और ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो याद रखना, O2 जो है आपका ऑक्सीजन है। जब पराबैंगनी किरणें इसमें शामिल हो जाती हैं तो उसमें O अलग हो जाता है, फिर उसके बाद एक और अणु मिल करके फिर वो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। उसी चीज़ को दिखाया गया है। आगे लिखा है, 1980 में से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस ही ऐसी गैस है जो सबसे अधिक नुकसान ओजोन गैस को पहुंचाती है। जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना जाता है। तो सर याद रखना, ओजोन गैस को सबसे अधिक किसी गैस ने नुकसान पहुंचाया है, किसने पहुंचाया है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। इनका उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। जो हम फ्रिज होता है, हमारे AC होती है, उसी में यह गैस होती है, यही नुकसान पहुंचाती है तथा अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर
बनाएं। तो अब आजकल जो फ्रिज और एसी आती है उसमें CFC नहीं होती है। तो ये काम कब किया गया? जब 1987 में पर्यावरण ने यह कानून बना दिया, ठीक है, UNEP ने। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है ये भी याद रखना। इसका मुख्यालय नैरोबी है, नैरोबी में है, केन्या की राजधानी में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का ये मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं कचरा प्रबंधन क्या है। तो लिखा है अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? इसका मतलब है कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम करते हैं। एंजाइम अपनी क्रियाओं में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन के अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु और दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। तो प्लास्टिक को जीवाणु नहीं सड़ा गला सकते हैं, ठीक है। इन पदार्थों का भौतिक प्रक्रम जैसा कि ऊष्मा और दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो याद रखना जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें अगर प्लास्टिक जाएगा तो इसे अनिम्नलिखित पदार्थ कहते हैं। तो ये क्या होगा? सड़े गलेगा नहीं, ठीक है। उसी चीज को आगे बताया गया। तो लिखा है वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो याद रखना जो जैविक प्रक्रम मतलब ये हो गया कि जैसे जीवाणु और सूक्ष्म जीव अगर प्लास्टिक को सड़ा गला देते हैं तब तो फिर क्या हो जाता है? वो जैव निम्नीकरण हो जाता। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ उसे कहते हैं जो मिट्टी में सड़ गल जाते हैं। जो सड़ते गलते नहीं हैं उन्हें हम जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ये बात याद रखना। जैसे प्लास्टिक हो गया। आपके द्वारा बनाए गए पदार्थों में कितने अजैविक निम्नीकरण हैं? वो पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते उन्हें हम जो है अजैव निम्नीकरण या जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जल्दी सड़ती नहीं है तो बहुत दिन तक पर्यावरण में रहती है और गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। किसी भी नगर और कस्बे में जाने पर चारों ओर के कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यावरण मतलब पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछले कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटने के लिए उपायों पर चर्चा की है और इससे गंभीर जो है क्या परिणाम निकल सकते हैं इसके बारे में जो है अलग अलग चैप्टर में बताया भी गया, आपको सबको पता भी है, ठीक है। तो आगे लिखा है आपका हमारे जीवन शैली में सुधार के लिए उत्पादित कचरे की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य निवर्तनीय वस्तुओं का जो है उपयोग करते हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव के लिए से अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं में कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सबके हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। प्लास्टिक जलाने से वायु प्रदूषण होगा, प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण होगा। इसके अलावा प्लास्टिक की वजह से जो है बहुत सारे पेड़ पौधों का जो है बीजों का जो अंकुरन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे जो है प्रभाव पर्यावरण पर पड़ते हैं, ठीक। यह एक जानकारी दी गई है कि हमारे रेलगाड़ियों में जो है पहले जो है जब चाय बेचते थे लोग तो बर्तन में देते थे, जो है उसमें गिलास में देते थे। बाद में जो है कुल्हड़ आ गया, फिर इसके बाद में जो है मिट्टी के पात्र आ गए जिसे हम कुल्हड़ कहते हैं। फिर बाद में आजकल देखा होगा प्लास्टिक के और सब आ गए हैं। उसी चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया है, बताया गया है। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिएगा क्योंकि रेल भी जो है रेल और अन्य विभाग भी जो है ये सब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है हमने क्या सीखा है इसमें। तो लिखा है पारितंत्र के विभिन्न घटक जो है अन्योन्याश्रित होते हैं, आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होकर क्रियाएं करते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है या यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देते हैं। बिल्कुल सही है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है, मतलब पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मानव के क्रियाकलाप से। आगे लिखा है CFC जैसे रसायनों से ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान
पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। तो याद रखना, जैसे आपके घरों में जैसे मान लीजिए कि सेब आपने काटा तो सेब का छिलका, केले के छिलका क्या है वो सड़ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरण कहते हैं। लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, उसे हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं। बात याद रखिएगा। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। और इस सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम एक साथ करा देंगे, तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।